हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, उनको आप ऑर्डर में कैसे याद कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे एक लेमैन तरीके से मैंने कोशिश किया कि आपको वो ट्रिक बता सकूँ कि आप ऑर्डर में वो चीज़ें याद रख सकें, राइट। सो बहुत ही बेसिक ट्रिक है, ठीक है। आर्टिकल 14 से 32 तक बेसिकली हम कंसिडर करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। सो जो ट्रिक है वो ये है कि एवरी फ्री एनर्जी रिक्वायर्स चैनलिंग। तो एक जनरल तरीके से अगर हम देखें तो हमें एग्जाम्पल बचपन में ये चीज़ दी जाती थी कि अगर आप फ्री बैठे हो, खाली बैठे हो, तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, राइट। कि आप उसे प्रॉपर चैनलाइज नहीं कर पाते हो, कोई आउटपुट नहीं आता तो उतना एग्रेशन आता है। सिमिलर तरीके से अगर हम बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, राइट, तो वो अभी तक अपनी बेसिक जो आप कह सकते हो आइडियोलॉजी से ना हटकर इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही अपनी एनर्जी को फिलहाल भी चैनलाइज कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम मान के चलें कि आज की डेट में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, मदर ऑफ ऑल लॉज है। सो दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक कोई ऐसी आप कह सकते हो प्रॉब्लम नहीं आई है एज सच कि जिसके थ्रू उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बिल्कुल ख़राब हो जाए, राइट। सो एवरी फ्री एनर्जी रिक्वायर्स चैनलिंग, राइट। सो अब इसका क्या मीनिंग है या कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। एवरी का ई इज़ फॉर इक्वालिटी, राइट। तो आप इसे डायरेक्टली भी ऐसे याद कर सकते हो या फ्रीडम, या आप कह सकते हो कि इक्वालिटी फॉर एवरीवन, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। सो अभी डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं एवरी विद इक्वालिटी, देन फ्री दैट इज फ्रीडम, एनर्जी एक्सप्लॉयटेशन रिक्वायर्स रिलीजन, चैनलिंग इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो अगर आप आइदर वेज दूसरे तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, उसका बेसिक मीनिंग यही है कि इक्वालिटी फॉर एवरीवन, फ्रीडम शुड बी एक्चुअली फ्री, राइट। कि अगर फ्रीडम कह तो दिया बट आपको फ्रीडम एक्चुअली में नहीं है तो वो दैट इज़ नॉट फ्रीडम, राइट। तो अब एनर्जी जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन के साथ क्या लिंक है। अगर हम खाली बैठे हुए हैं तो हम अपनी एनर्जी को खुद से एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, है ना। तो हम उस एनर्जी को कैसे एक बेटर तरीके से चैनल कर सकते हैं, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन एंड एनर्जी का लिंक, राइट। देन रिक्वायर्स, अब रिक्वायरमेंट का रिलीजन के साथ क्या लिंक है। तो एक सोशियोलॉजिकल यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ कि रिलीजन को जब हम पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स बेटर समझ पाएंगे इस चीज़ के साथ कि हम रिलीजन को हमेशा एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन मानकर चलते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकता है, या कह सकते हो कि सोसाइटी को आपस में बांध के चलता है, राइट। सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि रिलीजन क्यों ज़रूरी है, दैट इज़ कि हमारी रिक्वायरमेंट है रिलीजन, क्योंकि एक सोशियोलॉजिकल ऑर्डर बनकर चलता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चैनलिंग की जब हम बात करते हैं कि आप अपनी जो एनर्जी है उसे आप कैसे चैनल कर सकते हैं, कि या तो आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कीजिए या आप अपनी एजुकेशन को यहाँ पे प्रिजर्व कीजिए, है ना। या एजुकेशन को आप और बेटर कैसे कर सकते हो। बेसिक रीज़न यही है कि आप अपने कल्चरल ग्रोथ में, अब कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट आता है, वो चीज़ ना हो, है ना। या आप कह सकते हो कि एजुकेशन हम कैसे अपने बेटर कर सकते हैं, पढ़ाई और बेटर कर सकते हैं, रिसर्च और बेटर कर सकते हैं। सो उसी तरीके से आप इसे ऑर्डर में याद कर सकते हैं। सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स हेयर बीइंग इज़ कि यहाँ पे इक्वालिटी सबसे पहले क्यों है, वो भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा क्यों है, कि ये जो ऑर्डर आपको दिया गया है उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। कि क्यों रिलीजन को पहले नहीं रखा गया, एक्सप्लॉयटेशन को बाद में नहीं रखा गया, या फ्रीडम पहले क्यों नहीं आई है हमारी इक्वालिटी से। वन ऑफ द मेजर रीजंस इज़ कि जो मैं आगे अब आपको बताऊंगी कि आपको अभी अपने आप को ऐसे इमेजिन करना है, फिर एक्सरसाइज लेकर भी चल सकते हैं अपने ब्रेन के लिए, कि जब भी कोई नई कंट्री बनती है या बनने वाली होती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स होते हैं, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि मदर ऑफ ऑल लॉज होती है, यू माइट नो दैट एज वेल, है ना। कि अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फंडा क्या होता है कि वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, जब तक वो कंट्री है तब तक वो उस चीज़ को या कंट्री को मैनेज करने के लिए एप्लीकेबल रहे, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है एक ऐसी कंट्री जो कि बनाने जा रहे हो आप, तो वहाँ पे आप कैसी पॉपुलेशन होगी, कितनी पॉपुलेशन है, किस तरह की पॉपुलेशन है। अब इंडिया के केस में यहाँ पे डाइवर्स तरह की पॉपुलेशन है ना। तो उनकी अब आप कह सकते हो कि नंबर्स उनके कितने हैं उसके ऊपर आप काम करोगे। प्रॉब्लम किस किस चीज़ की है, अब हो सकता है कि बाकी कंट्रीज़ में जेंडर रिलेटेड या रेसिज्म फॉलो होती है ना। तो यहाँ पे इंडिया में अब क्या थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थी, जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है। उसके अलावा कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ले डाउन करना है। तो जब आप कंट्री बना चुके हैं, उसके जोग्राफिकल एरियाज भी सब कुछ सेट हो चुका है, तो उसके बाद आप क्या करोगे। आप सबसे पहले क्या कर रहे हो कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक रामबाण सोल्यूशन नहीं देते हो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, कि आप अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम भी इस्टेब्लिश बाद में करेंगे, अब सबसे पहले कहेंगे कि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो सबसे ऊपर है,
यानी कि हम लीगैलिटी में या लॉ में या लॉ की नज़रों में ये चीज़ आगे रख देते हैं कि लीगली के जो भी हमारा लॉ स्टेट करेगा दैट विल बी फाइनल। तो इसी तरीके से हमने इक्वालिटी सबसे पहले सबको दी, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो इक्वालिटी, अगर आप कहें इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन दे डोंट गो हैंड इन हैंड, राइट, ऑपोजिट है बिल्कुल। तो अब इक्वालिटी में भी हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लॉ को सुप्रीम बना दिया, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटेटिव लाइन हमने यहाँ पे सामने रख दी कि सब इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बीच में हमने स्पेसिफिकेशन करनी शुरू कर दी। लॉ को इक्वल करने के बाद अब प्रॉब्लम्स कौन सी थी हमारे पास, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर जितने भी इश्यूज थे उसके ऊपर हमने अब क्या किया कि उसको बोला कि लॉ को हमने सुप्रीम रखा है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हम ले डाउन करते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब नहीं चलने वाली, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अब अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे बात करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। देन अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम का एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट रहा, उसको हटाया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद अबॉलिशन ऑफ टाइटल हुई, यानी कि एक मेजर पोर्शन हमने इंसर्ट किया, ठीक है। दैट इज हमने लॉ को सबसे बड़ा बनाया, सबकी नज़रों में बराबर रखा कि जो अब लॉ है वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा, चाहे आप जितने अमीर हो चाहे जितने मर्जी गरीब हो, कोई भी आप जेंडर हो सकते हो, किसी भी रिलीजन से हो सकते हो, एवरीबडी इज इक्वल, राइट। तो अब उसी तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसे हमने हटाना या घटाना शुरू कर दिया, राइट। देन फ्रीडम की बात करते हैं 19 से 22, एक बेसिक सी बात है यहाँ पे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी सबको, राइट। तो अब स्पीच का जो है रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इक्वालिटी इज़ द मेजर पोर्शन या मेजर चंक जो एग्जिस्ट करता है, या जो आप कह सकते हो एक मेजर फंडामेंटल राइट है जिसके बेसिस पे फर्दर आगे हमने और फंडामेंटल राइट्स दिए, राइट। तो फ्रीडम अगर सभी को नहीं होगी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को कैसे हो सकती है, राइट। कि सबसे पहले अगर आप किसी को इक्वल नहीं देखते हो तो आप पहले अब फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसे दे सकते हो जब सबको आप इक्वल ही नहीं देख सकते। तो एक रीज़न है कि इक्वालिटी सबसे पहले है, उसके बाद आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई, राइट। कि अगर आप इंडिया की इंटेग्रिटी को हार्म नहीं करते हो, पब्लिक ऑर्डर जो कि मेंटेन कर रहे हो उसके अगेंस्ट अगर आप जाते हो तो इन दैट केस आपको इक्वालिटी नहीं दी जाएगी, अदरवाइज यू कैन स्पीक व्हाट यू वांट टू, राइट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे आपको दी गई। फिर अगर जेल होती है तो उस केस में मिसयूज़ ना हो आपके राइट्स, राइट। या आप कह सकते हो कि आपको तब भी फ्रीडम दी जा रही है ऑफ स्पीच, दैट मीन्स कि फ्रीडम इज़ एक्चुअली फ्री, राइट। तो उसके बाद आपको अपनी लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, उसका कैसे राइट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपको राइट टू एजुकेशन भी यहाँ पे दिया गया। एंड एक लाइन यहाँ पे आप देख रहे हो, फ्रीडम, या फिर जहाँ पे आप कह सकते हो अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट। कि अरेस्ट एंड डिटेंशन, क्योंकि हम देखते हैं ना पुलिस डिटेंशन के बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे मर जाते थे जेल के अंदर बहुत सारे लोग जिनकी गलतियाँ भी नहीं होती थी, राइट। सो इसी वजह से कि आपका वो राइट टू फ्रीडम यहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सको, आपको मेजर राइट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिटेंशन या जब आपकी अरेस्ट होती है उस टाइम पे आपको बताया जाता है, राइट। और ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपको इक्वालिटी दी गई, राइट। कि अगर तो ऐसा होता कि पैसे वालों की ही पुलिस होती, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता कि आपकी आवाज़ सुनी ही ना जाती अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, राइट। तो इक्वालिटी बीइंग द मेजर थिंग। अब आपको स्पीच की भी यहाँ पे परमिशन दे दी गई। आफ्टर दैट एक्सप्लॉयटेशन, तो हमारी जो ट्रिक थी उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एक्सप्लॉइट करते हैं। बट इन दिस केस अगर हम देखें पूरे कंट्री के अंदर हम एक्सप्लॉयटेशन किस चीज़ की कर रहे थे, किस एनर्जी की कर रहे थे, ठीक है। बीइंग इट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर, जिसको हम बंधुआ मजदूरी बोलते हैं या अगर आप बेगार बोलते हो, राइट। तो अब उस केस के अंदर उनकी भी एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सकता है एंड रोका जाएगा कि कोई भी किसी का अब बॉन्डेड स्लेव नहीं होगा। आफ्टर दैट चिल्ड्रन, बच्चों में तो फुल ऑफ एनर्जीज होते हैं कि फैक्ट्री के अंदर उनको ज़बरदस्ती अब नहीं काम कराया जाएगा, हैजार्डस वर्क वो भी नहीं करेंगे अप टू डेट, है ना। तो अब हमने चैनलाइज किया इस एनर्जी को किस तरीके से बेटर करने के लिए, हम अपनी जीडीपी को बेटर करेंगे, इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर आएंगे, राइट। कि अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा, राइट। सो इसी तरीके को अब प्रैक्टिस हम कैसे कर पाए, अगेन अगर इक्वालिटी हमारे पास ना होती तो अब लॉ बीइंग द सुप्रीम पावर, राइट, बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसे धीरे धीरे हमने इरेडिकेट करना शुरू किया, राइट। आफ्टर दैट रिलीजन, अगेन आई टोल्ड यू सोशल इंस्टीट्यूशन है, रिक्वायरमेंट रिलीजन की हमेशा से ही है, ठीक है। तो अब फ्रीडम दे दी गई कि हर एक रिलीजन जो है वो आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, रिलीजन आपको फ्रीडम है, आप उसी के बेसिस पे रिलीजियस अफेयर्स को भी कंडक्ट करवा सकते हैं, किसी भी रिलीजियस अफेयर में कंडक्ट हो भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, दूसरों को प्रोफेस भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पर्टिकुलर प्रमोशन करनी है किसी रिलीजन के लिए वो भी हो सकता है। आफ्टर दैट अगर आप देखें रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी यहाँ पे अलाउड रहती है, राइट, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोफेसिंग है।
सो अगेन दिस इज ऑल्सो अगेन पॉसिबल ड्यू टू हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट। तो यहाँ पर सीधा ये स्टेट कर दिया गया कि गवर्नमेंट और जो रिलीजन है वो अलग अलग दो एंटिटीज़ हैं। यहाँ पे हमारा ऐसा रिलेशन नहीं चलता कि रिलीजन एंड जो हमारी स्टेट है वो हैंड इन हैंड जाए, तो ये चीज़ नहीं होती है। आफ्टर दैट अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो कल्चर को प्रिजर्व करना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अपने कल्चर के साथ साथ जो माइनॉरिटी में है या जो कम लोग हैं जिनका कल्चर ज़्यादा, अगर आप देखते हैं ना कि हमारे पास जो स्पीशीज़ है, अगर कोई भी एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कम होंगी इन नंबर में, उनको हम ज़्यादा क्या बढ़ावा देते हैं आजकल, चीताज की ही बात कीजिए तो हम क्या बढ़ावा कर देते हैं कि स्पीशीज़ को उनकी कैसे बचाया जा सके। सिमिलरली ह्यूमन्स आर ऑल्सो स्पीशीज़, तो इसी तरीके से जो माइनॉरिटी में है इंडिया के अंदर उनके कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया जा सके, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैसे सेटअप किया जा सके, वो प्रॉब्लम जो है उसको इरेडिकेट करने के लिए भी उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए, राइट। बाकियों को तो है ही है, उन्हें भी है, माइनॉरिटीज़ को भी है, क्योंकि अब वो कम है नंबर में तो सरकार उनका स्टैंड लेकर चाहती है कि इक्वालिटी यहाँ पर आए। अगेन इक्वालिटी के साथ लिंक है इसका। तो एक इंपॉर्टेंट पिक्चर जो शायद आपने पहले भी देखी होगी, इक्विटी एंड इक्वालिटी का डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए, राइट। तो इक्विटी इक्वालिटी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बट अ पार्ट ऑफ इक्वालिटी एज वेल, राइट। तो अब अगर जो लोग अब यहाँ पे रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो जो लोग यहाँ पे योगा प्रैक्टिस करते होंगे, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ होंगे, कुछ उन्हें आइडिया होगा कि जब आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज सही तरीके से नहीं कर पाते तो आप क्या करते हैं, रेमेडीज़ को ट्राई करते हैं, राइट। तो वो रेमेडी सिमिलर तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको आर्टिकल 32 के द्वारा प्रोवाइड करता है, ठीक है। 32 के अकॉर्डिंगली आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाएंगे, अगेन लॉ को सुप्रीम बना दिया गया, राइट। या अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं इन अ स्टेट, राइट, तो आर्टिकल 226 जो है आपके पास एप्लीकेबल है विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स। सो इसी तरीके से अगर आप देखें कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ को जैसे जी रहे हैं, राइट, कि आप धीरे धीरे करके क्या करते हो, लाइफ में एक अपना रूल बनाते हो कि अब सपोज कीजिए कि अ पर्सन इज़ वेरी फैट, है ना, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक नियम बना लेगा कि ये चीज़ या आपको वर्कआउट करना ही करना है, एक्स्ट्रा हम जो खाते हैं ऊट पटांग वो नहीं खाएंगे, है ना। फिर धीरे धीरे करके क्या करते हो, प्रैक्टिस आपने करनी शुरू कर दी, एक्सरसाइज, धीरे धीरे आप क्या करते हो कि जो ऊट पटांग खाना कम कर देते हो। तो उसी तरीके से लॉ को आपने सुप्रीम बनाया, उस निर्णय को आपने सुप्रीम बनाकर जो प्रॉब्लम थी धीरे धीरे उसे हटाना शुरू कर दिया। सिमिलर तरीके से इसी को भी आप एप्लीकेबल यहाँ पे इस तरीके से करके देखेंगे तो आपको ईजिली वो चीज़ याद हो जाएगी। एंड वन ऑफ द रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट के लॉ को सुप्रीम बनाकर धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स हटाई। आफ्टर दैट आज भी 1947 के बाद से जब हम देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे उसका बेसिक स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है, जितने भी लॉज है हमारे अभी भी एप्लीकेबल है, मदर ऑफ ऑल द लॉज इन इंडिया। तो एक बेसिक सी ये बात थी, बेसिक डिस्कशन थी, होपफुली यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।